Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the chemical methods of control of bacteria. So let's move to the classboard. So dear students, control of bacteria. In the previous lecture, we have started this topic and it is very much important regarding long question. इस चैप्टर में से long question के एतबार से ये important topic है, one of the most important topics. और in the previous lecture we have discussed that there are various methods to control bacteria. अच्छा, कंट्रोल में हमने दो तरह की कंट्रोल की बात की थी कि एक तो ये कि डिजीज़ होने से पहले, और फिर अगर डिजीज़ हो जाए बैक्टीरिया की वजह से, इन्फेक्शन बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाए या इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए, तो फिर उसके बाद उससे किस तरह से कंट्रोल करना है. तो ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. So there were three methods which we enumerated in the last lecture which are used to control the bacteria. The first method that has been discussed, it is the physical methods. So dear students, physical methods में हमने तीन तरह के methods को डिस्कस किया था. Just for the sake of रिविजन हम इसको रिवाइज करते चलते हैं. तो वो तीन मेथड्स कौन से थे डियर स्टूडेंट्स? द ड्राई हीट, and the moist heat. So that was in the category of temperature, high temperature. तो ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट में क्या डिफरेंस था डियर स्टूडेंट्स? ये किस तरह से एक्ट करेगी? तो मॉइस्ट हीट हमने बात की थी कि दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइक स्टीम. तो वो कोएगुलेशन करती है बैक्टीरियल प्रोटीन्स की, जबकि जो ड्राई हीट है इट कॉजेज द ऑक्सीडेशन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैक्टीरिया. सो दैट वाज द वन physical method. The second physical method was, that is the radiations. And the third method which we discussed, that was the filtration, in which membrane filters were used. Okay? तो रेडिएशंस की भी हमने बात की थी कि ऐसी रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर से कम होती है, बिलो होती है, उनको हम यूज़ करते हैं इन कंट्रोलिंग द बैक्टीरिया, उनको किल करने के लिए. और आम तौर पर जनरली जो यूज्ड रेडिएशंस हैं उसमें कौन सी रेडिएशंस थी डियर स्टूडेंट्स? द गामा रेडिएशंस. तो उसका MCQ उसके लिए आपने याद रखना है, क्लियर. और फिल्ट्रेशन, तो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी जिनको अगर हीट करके आप स्टरलाइज करने की कोशिश करें तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, वो किसी काम के नहीं रहेंगे. तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को फिर हम हीट के ज़रिए नहीं बल्कि फिल्ट्रेशन के ज़रिए, मेम्ब्रेन फिल्टर्स को इस्तेमाल करके उनको स्टरलाइज करते हैं. तो फिज़िकल मेथड्स के ज़रिए जब हम किसी भी सब्सटेंस को या उसके एनवायरनमेंट को स्टरलाइज, उसको माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, स्पेशली the bacteria. So this is called as the sterilization process. Now coming towards the second method. तो ये तो just revision थी हमारे previous topic से related. Now number 2 are the chemical methods. So as far as the chemical methods are concerned, उसमें हम 3 से 4 कैटेगरीज देखते हैं केमिकल्स की. हम मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सके, एक डिजीज़ होने से पहले, और फिर अगर डिजीज़ हो जाए तो उसके बाद किस तरह से उनको कंट्रोल करना है. सो विल सी. सो दो तरीक़ेकार पहले, जिसको आप प्रिवेंशन कह सकते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन. तो डिजीज़ होने से पहले दो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है या दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है उसको इनहिबिट किया जा सकता है.
That is by using two different kind of chemicals, which are known as, number one, the antiseptics, so antiseptics, these are the chemicals or chemical substances which are used to inhibit growth or to kill bacteria, because we are specially related to bacteria and other microbes. Microbes, it is the short form of microorganisms. Microorganisms, उनकी short form है microbes. So the chemicals which are used to inhibit growth or to kill bacteria and other microbes on living tissues are called antiseptics. Clear? तो ऐसे केमिकल जो किसी लिविंग मटेरियल के ऊपर या लिविंग टिश्यू के ऊपर इस्तेमाल किए जाए और वहाँ पर वो उनकी माइक्रोब्स की या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें या उनको किल कर दें ताकि इन्फेक्शन ना हो सके, सो इस तरह के केमिकल को कहते हैं एंटीसेप्टिक. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, iodine and isopropyl alcohol and the methylated spirit so these are the chemicals which are usually used in order to kill the bacteria and other microorganisms on the living surfaces. आपने कभी नोट किया होगा समटाइम्स अगर किसी पर्सन को इंजेक्शन लगाया जाए या फिर उसको ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़े, जहाँ पर भी इंजेक्टेबल्स लगाने की कोशिश की जाए या फिर ड्यूरिंग सर्जरी, चाहे वो माइनर सर्जरी हो, चाहे वो मेजर सर्जरी हो, चाहे वो सिंपल स्टिचिंग हो या वो सिंपल ड्रेसिंग हो, तो उसमें क्या किया जाता है कि आयोडीन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट यानी इसके अल्कोहलिक स्वैब्स होते हैं, तो पहले उनको वहाँ पर रब किया जाता है. लेट्स सपोज कि अगर हम इंजेक्शन की बात करें जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, तो इंजेक्शन लगाने से पहले जिस सरफेस पे, चाहे वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है चाहे वो इंट्रावेनस है. इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन उसे कहते हैं जो मसल्स में लगाया जाता है, ठीक है, और इंट्रावेनस वो कहलाता है जो वेन्स के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, या फिर समटाइम्स जो सबकुटेनियस होते हैं, मीन जो स्किन के नीचे इंजेक्शन लगाए जाते हैं लाइक द इंसुलिन या और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन हैं. तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले वहाँ पर स्वैब के जरिए जो मिथाइलेटेड स्पिरिट की से बना हुआ हो सकता है या अल्कोहलिक स्वैब उसे कहते हैं, या फिर आप सिंपल पायोडीन की मदद से जिसके अंदर आयोडीन और इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, तो उसको आप रब करते हैं. तो फॉर सम सेकेंड्स उसको रब करने से क्या होता है कि वहाँ पर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे बिकम किल्ड. अब अगर आप इंजेक्ट करेंगे तो वो जो सिरिंज होती है उसके साथ वो लाइव नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो लाइव होंगे मतलब जिंदा होंगे तो वो सिरिंज के साथ अगर आपकी बॉडी के अंदर चले गए सो इट विल कॉज सेप्टिसीमिया, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ
This is the first method which is used to prevent the control of or from the infection of bacteria. So this is these chemicals which are used to kill bacteria on living surfaces, they are called as antiseptics. Now the second category is, जो इसकी second category है chemicals में जो हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए या उनको किल करने के लिए, दे आर द disinfectants. Disinfectants. So dear students, इन दोनों में डिफरेंस आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है? तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए आपके. So disinfectants, the chemicals which are used to kill or to inhibit. Inhibit का मतलब होता है ग्रोथ को रोक देना, ठीक है? द ग्रोथ of bacteria and other microbes, उसमें वायरसेस हो सकते हैं, उसमें माइक्रोस्कोपिक फंजाई हो सकते हैं, ठीक है? Some parasites there could also be there. So other microorganisms or microbes, but on the non-living surfaces, microbes on the non-living surfaces are called disinfectants. क्लियर? तो ऐसे केमिकल्स जो किसी नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर, जैसे कोई सर जैसे कि आपने सुना होगा सरफेस क्लीनर्स, यानी फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, या किसी ग्लास के ऊपर, या किसी डैशबोर्ड के ऊपर, गाड़ी का डैशबोर्ड हो गया, या किसी भी तरह की नॉन लिविंग सरफेस, वहाँ पर जब हम केमिकल को स्प्रे करते हैं ताकि वहाँ पर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मारे जाए या उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाए, सो दैट वेरी काइंड ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स. सो बेसिकली these disinfectants are reducing and oxidizing agents. ये बेसिकली रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं. केमिस्ट्री में आपने ये टर्म बहुत अच्छे से समझी होगी. रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे केमिकल को कहा जाता है जो दूसरे किसी केमिकल को तो रिड्यूस कर देता है, यानी उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाएगा या ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव करेगा, लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है. और इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, जो दूसरे किसी केमिकल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवाएगा, मीन्स उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करवाएगा या वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगा या वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा. तो ऐसे एजेंट को, ऐसे केमिकल कंपाउंड को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, जबकि रिड्यूसिंग दूसरे को रिड्यूस करवा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है. क्लियर? सो दैट इज द बेसिक principle of these chemicals which are called as disinfectants. Now their examples. So their examples include hydrogen peroxide,
which is also known as H2O2. इसे से आपको याद आया वो ऑर्गेनल चैप्टर नंबर 4 में हमने डिटेल से पढ़ा था. The peroxisomes which are included in the formation and decomposition of hydrogen peroxide. तो ये वही केमिकल है, ठीक है. सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है एज एन डिसइंफेक्टेंट. इसी तरह से द phenols are used, and the potassium permanganate, and also the alcohols. Clear? So these are the chemicals which are used to kill or to inhibit the growth of microorganisms and especially of bacteria on the non-living surfaces. तो जो surface killer जितने भी होते हैं बेसिकली वो इसी के ऊपर इन्हीं केमिकल्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं. इसमें क्लोरीन भी शामिल है, ठीक है. जैसे कि आपने सुना होगा कि जो पानी की जो टैंकी होती है, वाटर टैंक जो होता है, उसमें समटाइम्स वो क्लोरीन की जो है वो टैबलेट्स डाली जाती हैं इन ऑर्डर टू मेक द वाटर डिसइंफेक्टेड. तो वाटर क्या नॉन लिविंग है, तो उसको भी इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. इस तरह से जो उनसे टॉयलेट क्लीनर्स एंड अदर बेसिन क्लीनर्स, ऑल ऑफ दीज दे आर बेस्ड अपॉन द डिसइंफेक्टेंट प्रिंसिपल्स. क्लियर? तो ये दो कैटेगरीज हो गई हमारे पास केमिकल मेथड्स में. नाउ देयर थर्ड कैटेगरी. द थर्ड कैटेगरी इज of the chemotherapeutic agents. Chemotherapeutic agents और इसी के साथ साथ एक और केमिकल्स हैं जिनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स. इनका तो नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा एंटीबायोटिक्स का, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मेडिसिनल ड्रग्स हैं वो एंटीबायोटिक्स ही हैं. क्लियर? सो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स ये दोनों का प्रिंसिपल सेम है. दोनों ही इस्तेमाल होती हैं बीमारी हो जाने के बाद. ये तो था बीमारी होने से पहले आपने बचत की, प्रिवेंटिव मेजर इस्तेमाल किया. लेकिन अगर बीमारी हो जाए, इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज, तब उस सूरत में हम कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं या एंटीबायोटिक्स को. तो सबसे पहले तो इनका फ़र्क समझ लें. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट एंड एंटीबायोटिक्स इज द ओरिजिन. जो मेन डिफरेंस है इन दोनों केमिकल्स में वो ओरिजिन का है. द केमिकल्स which are used to kill or inhibit the growth of bacteria and other microbes in the body. मतलब कि इन द लिविंग टिश्यू वो अंदर जा चुकी हैं, इन्फेक्शन कॉज कर चुके हैं. तब ये भी सेम है, इसको भी मैं एज इट इज लिखूंगा, फिर उसके बाद हम इसका डिफरेंस लिखेंगे. सो दीज आर ऑल्सो द केमिकल्स which are used to kill or inhibit the growth
of bacteria, especially here, bacteria in the living body or in the living tissues, वहां पर ऑन लिविंग टिश्यूज है, यहां पर इन लिविंग टिश्यूज है। क्लियर, फर्क साफ पता है। तो वहां पर ऑन ऊपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर इन बॉडी के अंदर तो कब इस्तेमाल करेंगे, जब डिजीज हो चुकी, वो तब इस्तेमाल कर रहे थे, अभी डिजीज हुई नहीं है, ठीक है, उससे बचने के लिए किया था। इन द लिविंग बॉडी और टिश्यूज, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, बिटवीन द कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स एंड एंटीबायोटिक्स? तो मैंने आपको ऑब्जर्व किया था कि इन दोनों के सोर्सेज में फर्क है। बट द origin of these chemicals is synthetic, मतलब कि ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर की जाती हैं, ठीक है। जो कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं ये हैं एंटीबायोटिक्स की तरह के, लेकिन द ओरिजिन इज सिंथेटिक, ये खुद से प्रिपेयर लैब के अंदर प्रिपेयर की जा रही हैं, ठीक है। सिंथेटिक और इन लैब्स और लेबोरेटरीज। क्लियर, जबकि इनका जो ओरिजिन है, but the origin is natural substances, यहां पर नेचुरल सब्सटेंसेस के जरिए वहां से प्रिपेयर की जा रही हैं एंटीबायोटिक्स। क्लियर, जैसे कि कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स में हम बात करें, द एग्जांपल इज फॉर एग्जांपल द सल्फोनामाइड्स, क्लियर। जबकि हम इसकी बात करें एंटीबायोटिक्स की, सो इट इंक्लूड्स पेनिसिलिन। क्लियर, सो ये इनके ओरिजिन में, पेनिसिलिन एक फंगस से बनाई जाती है, ठीक है, फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम, चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई, उसमें भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। द फर्स्ट एवर एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, सो द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज पेनिसिलिन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी एग्जांपल कोट कर सकते हैं, वहाँ पर सल्फोनामाइड्स और इसके अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं लाइक टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है, and the thiazide diuretics, they are also the chemotherapeutic agents. Clear? So इस तरह से एंटीबायोटिक्स की पेनिसिलिन और इसकी बाकी जो आपने कुछ ग्रुप्स पढ़े थे जो नेचुरली अकरिंग होती हैं, जैसे स्फेलोस्पोरिन्स, ठीक है, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगर आप बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये एक बैक्टीरिया से बनवाई जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सो इट्स ओरिजिन इज नेचुरल। तो जिनका ओरिजिन नेचुरल होगा वो एंटीबायोटिक्स कहलाएंगे या वो केमिकल्स कहलाएंगे। एंटीबायोटिक्स और कीमोथेराप्यूटिक एजेंट सेम उसी तरह से है, सारा कुछ वैसा ही है, लेकिन सिर्फ ओरिजिन का फर्क है इसके अंदर। क्लियर, सो दिस इज हाउ दीज आर द सर्टेन केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द थर्ड मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।